लेकिन एक और फिल्म मैं आपको बताता हूँ जिसमें अगेन एंटी हीरो है, रमन राघव, अनुराग कश्यप। उसमें जो अपना कैरेक्टर है, ही इज कॉन्स्टेंटली हैविंग, आई थिंक शोभिता धूलीपाला ने वो कैरेक्टर शायद प्ले किया, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। तो उसका कैरेक्टर का बिलीफ क्या है कि ही इज सो सेक्सुअली enraged in his mind, he does not like to wear condoms or anything, and the girl says, if I get pregnant third time I won't able to bear child ever, and he says I don't care. Now how would you justify this character? There was no uproar at that time जितना आपको यहाँ पे मिला है, right? This is I say that Raman Raghav का scene, it is far more problematic than Animal का scene who is asking to lick the two, because इसमें वो कर नहीं रहा है, वो चला जाता है। रमन राघव में वो एक्चुअली 2 बार उसको प्रेग्नेंट करके बोल रहा है कि अबॉर्शन कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप जो मीडिया में देख रहे हो, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग है, राइट? इट्स अ वेरी वेरी टिप ऑफ द आइसबर्ग। उनकी लाइफ में जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ सफरिंग एवरी डे दे गॉन थ्रू, वो कोई नहीं बात करता है। लाइक वो खुद भी उस पर बात करना नहीं चाहते हैं। उसमें अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे रिलीजन में कुछ गलत है, बट हमारी ट्रेडिशन भी ये रही है कि हमारे यहाँ पे वेदों पे टीका या टिप्पणी लिखी जाती थी, ताकि पंडित जो है या फिर जो ज्ञानी है हमारे यहाँ पे आपस में वेद की चर्चा का एक ट्रेडिशन रहा है। अगर आप एंशिएंट बुक्स में भी पढ़े तो बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े पंडितों को अपने यहाँ बुला के वेद पे डिबेट करते थे। सो एवरी फिलोसॉफी ऑफ आवर्स वर वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिबेट, लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद वो बनाया गया। कमिंग टू आवर क्रिएटिव राइटिंग प्रोसेस, हमको ये क्लैरिटी था कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं जिसकी लोगों की जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो एक उनका रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो हर्ट हो जाए। Okay, so hello sir, how are you? I'm good, how are you? I'm good as well. First of all, congratulations on all the success. In the past few years, you've achieved a lot, and yet you are not very popular. मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, आप बहुत कम interviews भी देते हैं। तो I'm really happy that I'm able to take your interview, and we got to come across कि हम आपका interview ले पा रहे हैं। Good to be here. तो सब जैसे मैंने बोला कि many congratulations, तो क्योंकि बहुत सारी movies, especially असुर and Serious Man, and I also liked The Girl on the Train. तो ये सारी movies आई and people have really appreciated you. So how does it feel कि जो actor होता है, actor तो बहुत popular होता ही है, वो तो public eye में इतना ज़्यादा होते हैं कि people are taking selfies and people are approaching them, और वो उन्हीं के कैरेक्टर के नाम से उस मूवी को या उस सीरीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। हाउ डज इट मेक यू फील, द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स एंड द स्क्रीन प्ले राइटर्स, आप लोगों को कैसे लगता है जब मूवी इतना अचीव करती है या एक्टर्स को इतना पॉपुलैरिटी मिलती है? So first of all my projects are the collaborative projects. So I cannot only claim the success. Asur is created by Gaurav and he took me as a part of his journey, right? And we both worked it together. Serious Man, Bhavesh Mandalia, who I consider as a mentor and very good friend of mine. We both wrote it together. There was another friend, Niren Bhatt. Uska film recently got released, Munjia. He also wrote Bala and Bhedia. He is always nice with me and he also took me. So my success, I cannot say is only my success, always collaborative. Someone else is coming along and we always work together and we got it, the fair share of people's love. Coming to the second part of it, उसमें आप पहले से ही अवेयर हो, राइट? अगर आप सिर्फ स्क्रीन राइटर्स हो या फिर सिर्फ डायरेक्टर हो, आई डोंट थिंक आपके लिए पब्लिक अटेंशन अच्छा भी है। लाइक यू नीड टू बी इन योर प्राइवेट स्पेस, या यू नीड टू बी टू रीड थिंग्स, you need to be alone most of the time, so you can do some work. Because हम लोग जब भी अपने एक्टर फ्रेंड के साथ बात करते हैं, we know what they gone through, right? हमको पता है वो आप जो मीडिया में देख रहे हो, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग है, राइट? इट्स अ वेरी वेरी टिप ऑफ द आइसबर्ग। उनकी लाइफ में जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेवल ऑफ एंजाइटी, लेवल ऑफ सफरिंग एवरी डे दे गॉन थ्रू, वो कोई नहीं बात करता है। लाइक वो खुद भी उस पर बात करना नहीं चाहते हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू
नो दैट पीपल लव यू। अगर आप बाहर जाते हो तो लोग आपके पास आते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, राइट? बट वो लव अगर आपका एडिक्शन बन जाता है तो वही फिर आपको आगे जाके you became, because I am in my couple of project been part of the directors who were at top of their game at that time in 90s or 2000, right? अभी भी जिनके साथ काम कर रहा हूँ, they have delivered the biggest hits in industry, right? अब आप जो दोनों का एक्सपीरियंस जब आप मैच करते हो, यू रियलाइज नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर। आज आपके लिए लोग पागल है, कल आपको कोई नहीं पूछने वाला। सो इट्स बेटर टू नॉट बी इन वेरी गुड वेरी पब्लिक आई एंड एबल टू डू योर वर्क। आपको उतना ही चाहिए कि अगर जो मुझे करना है वो मुझे करने का मौका मिलता रहे, देन आई एम हैप्पी टू बी इन लाइक व्हाटएवर पोजीशन आई एम। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट यूज होता है, आई थिंक बॉलीवुड में ही बहुत ज्यादा यूज होता है कि फ्राइडे टू फ्राइडे चीजें बदलती हैं। तो दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली। ये सब पे एप्लीकेबल है, फ्रॉम राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड आप सबके ग्राफ देख लीजिए, आप वो फिल्म्स देख लीजिए। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एज और व्हाटएवर, राइट? जब भी आप एज अ ग्रोइंग अप, आपकी एज में जो फिल्म्स पॉपुलर थी, उनके राइटर डायरेक्टर आज क्या कर रहे हैं, या उनसे 10 साल पहले की जो फिल्म, बिकॉज फिल्म्स का एक जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही डिफर करता है। अगर आप 90s की फिल्म लो 80s की, 70s की ले लो, हंड्रेड्स ऑफ द फिल्म रिलीज इन दोज इयर्स। आप हार्डली 3-4 फिल्मों के बारे में आज बात करते हो, तो वो लोग कहाँ गए? सो एज अ आर्टिस्टिक वर्क जो आपका है उसका एक शेल्फ लाइफ रहता ही है, until unless you have created something more phenomenon कि जो आपको एक तरह से अक्रॉस द टाइम एक टाइप का इमोर्टैलिटी दे तो बात अलग है। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्क जस्ट डिसअपीयर्स एंड दैट्स अ रियलिटी ऑफ टाइम, वो आप चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो डज इट, मतलब इसका कितना इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे, और कितना इम्पैक्ट, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट इज एंजॉयिंग योर क्राफ्ट। आप इतना या इंडल्ज होते हो उसके अंदर कि मुझे तो लिखना है, मुझे ऑब्जर्व करना। जो आपने कहा कि राइटर्स की सफरिंग होती है या राइटर्स के जो चैलेंजेस होते हैं, वो जाना भी नहीं चाहेंगे इतना पब्लिक आई में, बिकॉज उनको वो टाइम चाहिए कि वो पढ़ सकें, वो लिख सकें, वो ऑब्जर्व कर सकें, राइट? तो बट उनके साथ मुंबई में सर्वाइव करना, या be it Hyderabad, in the South industry or anywhere, to survive there with the financial crunches, how do you deal with that? सो ये सबका अपना अपना जर्नी है। फर्स्ट थिंग, सिर्फ नॉट ओनली राइटर्स, इफ यू आर एस्पायरिंग फिल्म मेकर, राइट? आई डिड माई डायरेक्शन कोर्स, आई ऑलवेज वांट टू बी डायरेक्टर, सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट ओनली, राइट? सो मैं आपको बस बताऊं, इन ऑल आर्ट फॉर्म, चाहे आप म्यूजिक ले लो, चाहे आप पेंटिंग ले लो, चाहे आप अदर आर्ट फॉर्म्स ले लो, जिसको भी आपको लेना है ले लो, सिनेमा इज कंबाइन ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड इज हेवीली ड्रिवन बाय फाइनेंसेस। अगर मैं सिर्फ पेंटर होता, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माय फाइनेंस एट ऑल, आई जस्ट हैव टू अर्न इनफ टू लिव पीसफुली। मैं शांति से रह पाऊं, मुझे उतना ही कमाना है। मुझे मेरा आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्क्रीन राइटर हूं, मैं स्क्रिप्ट लिख जरूर रखता हूं, बट मैं स्क्रिप्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए लॉट ऑफ रिसोर्सेस, लॉट ऑफ सपोर्ट्स। अगर आप डायरेक्टर हो, अगर आप फिल्म मेकर हो, तो भी आपको छोटी से छोटी आप फिल्म बनाओ, इवन इफ यू टेक ए 0 बजट फिल्म, स्टिल इट रिक्वायर्ड सो मेनी सपोर्ट ऑफ अ डिफरेंट पीपल। आपको एक टाइप का रिसोर्सेस लगेगा ही लगेगा। सो सिनेमा इटसेल्फ इज अ क्राफ्ट एंड आर्ट फॉर्म व्हिच रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस, वो ट्रूथ है। तो अपने आप जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है उसके साथ कंबाइन आ ही जाता है। अगर आप मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री की बात करें तो आपने लोगों की जर्नी सुनी होगी, एक्टर की जर्नी सुनी होगी, राइटर्स की सुनी होगी कि years and years they don't able to make enough money to sustain and survive, and the finally some of them get success, but जो some of them है उनका रेशियो एक्चुअली बहुत कम होता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो आफ्टर years and years की स्ट्रगल के बाद भी एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेचर अचीव कर पाते हैं कि उनको आगे की लाइफ में सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ फिल्मों को ना लग्जरी के साथ इमीडिएटली कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये फिल्म मेकर है तो ही मस्ट हैव मर्सिडीज, ही मस्ट बी लिविंग इन द वेरी गुड हाउस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। जबकि बाहर ऐसा नहीं है। बाहर लोगों को पता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो तो हो सकता है कि आपके पास आपके रेंट देने के पैसे ना हो, और इंडिया में वो रियलिटी है, लेकिन लोग उस पर बात करना नहीं चाहते। सो या ये वेरीड ऑफ कंस्ट्रेन बोलो या चैलेंज बोलो, वो जरूर आता है। बट वो तो मुझे लगता है कि हर पैशन में गिवन इट है। अगर आप स्टार्टअप अपना स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि बहुत टाइम तक आपको शायद प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट यू आर स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो आप कंटिन्यू करते हो उस पर।
राइट, दैट्स ट्रू। कंटिन्यू उसी मतलब जब पैशन इतना हाई पीक पे होता है तो आप कंटिन्यू कर ही लेते हो, समहाउ यू मैनेज टू डू इट। या सो बट वो जो आई नो। चैलेंज है कि कब तक आप वो पैशन को सस्टेन कर पाते हो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट यस, टेक्स अ टोल ऑन यू द मोर यू एज, मोर यू passes टाइम इन योर करियर ग्राफ। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही आपके करियर ग्राफ को, तो वही चीज आपको इवेंचुअली बर्नआउट की तरफ लेके जाती है, जहां पे आपके बहुत ही इंटरनल रेजेंटमेंट लोगों के बढ़ जाते हैं, लोगों की एक डिसअपॉइंटमेंट है वो खुद को ही आपको बॉदर करने लगती है। तो वो एरिया है जो इस पे आपको कॉन्स्टेंटली खुद पे काम करना पड़ता है। तो ऐसी जो सिचुएशंस आपके लाइफ में भी आए होंगे, डिड यू एवर फील लाइक आई वांट टू गो बैक होम और शुड आई फॉर्चुनेटली आई कंटिन्यू? कंसीडर वेरी ब्लेसफुल इन माय लाइफ कि मैं सो फार ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरा हूँ। आई फिनिश माय एजुकेशन, मैं मुंबई आया, मेरे पास इमीडिएटली एक जॉब इन टर्म्स ऑफ असिस्ट करने का, एक प्रोजेक्ट में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और उसके बाद मेरे पास फ्रेंड्स का सपोर्ट था या जो भी था, तो मैंने एक ब्रेक लिया, अपनी स्क्रिप्ट लिखी। देन आई ऑलवेज गॉट वन वे और अनदर सम काइंड ऑफ वर्क जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा सेफ रही है, होपफुली बाय गॉड ग्रेस आगे भी रहे। बट आई हैव एंड सीन, होप, या यस, आई आगे हैव भी सीन, रहे। या आई वुडंट अनफॉर्चुनेटली कि जिस वांट प्रोजेक्ट्स पे मैंने टू काम किया वो बन पाए, वो बन गए, बाहर आए, जो बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। उनको पैसे मिल जाते हैं, दे आर फाइनेंशियली सेफ, लेकिन वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स कभी आपके बन के बाहर नहीं आते हैं। सो या और क्रेडिबिलिटी भी नहीं बन पाती उसी वजह से। हाँ हाँ, उसकी चूंकि आपका काम ही बाहर नहीं आया है, तो आपको लोग उतना सपोर्ट नहीं देते हैं, आपको वो क्लेम नहीं मिलता है आपकी जो राइटिंग है उसके ऊपर, या फिर जो भी आप क्राफ्ट कर रहे हो उसके ऊपर। राइट। सर आई नो कि असुर के बारे में बहुत बज़ हुआ है, बट पूरा वर्थ इट है। आई थिंक इट डिज़र्व्स इट। एंड थैंक यू। मेरा बस ये सवाल, मैं ज़्यादा असुर के बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगी सिंस वी हैड अ वर्ड कि हम और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो लाइक असली तो मुझे लगता है काफी बात हो चुकी है। So, okay. राइट, It's आई out एग्री। there. People have watched it. Like probably यस। the next season or somewhere down the line in future, you can talk about it. Yeah. So is the season 3, when is the season 3 coming? Any Shouldn't have estimation you said can give that. us? Basically, मुझे नहीं बोलना है. But yeah, we have something. We might have something. So हम उस पे You can काम कर say रहे हैं. soon, or is it coming or not coming? You can say soon, right? No, it's yeah, sorry. आप कह सकते हैं कि जल्दी आ रहा है या नहीं आएगा या कब आएगा? वो मैं एक्चुअली नहीं कह सकता हूँ, बट मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कुछ है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी वो आएगा नहीं आएगा, ओनली टाइम विल टेल। या ओके। अभी हम फाउंड बट सम आइडिया, इसलिए हम एक्साइटेड हैं। ये जो हम सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि आपके फ्रेंड्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, या आपके कलीग्स ने, या आपके डायरेक्टर्स, मे बी एवरीवन इन द प्रोफेशनल लाइफ आल्सो सपोर्टेड यू व्हेन यू वर क्रिएटिंग दीज थिंग्स। या बट व्हाट अबाउट द ऑडियंसेस सपोर्ट व्हेन यू वर मेकिंग असुर? तो कभी आपको लगा था कि जैसे चाइनीज और कोरियन स्टोरीज जो होती हैं वहां पे माइथोलॉजी को बहुत एम्ब्रेस किया जाता है, इंडिया में अभी भी ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई बार कि हमने माइथोलॉजी पे कुछ क्रिएट किया है एंड इट कैन गो रॉन्ग इन मेनी वेज, नॉट जस्ट वन। सो वर यू एवर अफ्रेड कि कहीं मैं कुछ मतलब कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े, या बनाते वक्त आप उस क्रिएटिव प्रोसेस में भी इस चीज का ध्यान रख रहे थे कि हमें इतना ही करना चाहिए या ये हमारी लिमिटेशन है? कि जब हम ब्लैक मैजिक या जैसे इनिशियली जब हम पूजा भी दिखा रहे हैं तो रिचुअल्स में हम कितना चीजें ओरिजिनल एस्पेक्ट्स हम उसमें लेकर आते हैं, या हमें लिमिटेशन कितनी रखनी है, ये चीजें माइंड में आती हैं? एक तरह से अगर आप देखें, लाइक आई कैन से, आई कैन ओनली स्पीक ऑफ ऑल ऑफ टीम मेंबर्स, राइट? जब हम राइटिंग भी कर रहे थे तो क्या उसका थॉट था। सो अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स इंडिया में रिलीजन इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो जाते हैं, और जो बाहर भी होते हैं, लेकिन बाहर काफी वर्क लिबरल है। अगर आप यूएस में हैं तो आप क्रिश्चियनिटी को चाहे जितना क्रिटिसाइज करें, यू विल गेट सम काइंड ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट इट, बट यू आर फ्री टू डू इट। और जो एक मुझे राइट। लगता है एक अच्छे कंट्री की निशानी है कि जिस रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे रिलीजन में कुछ गलत है, बट हमारी ट्रेडिशन भी ये रही है कि हमारे यहाँ पे वेदों पे टीका या टिप्पणी लिखी जाती थी, ताकि पंडित जो है या फिर जो ज्ञानी है हमारे यहाँ पे
आपस में वेद की चर्चा का एक ट्रेडिशन रहा है। अगर आप एंशिएंट बुक्स में भी पढ़े तो बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े पंडितों को अपने यहाँ बुला के वेद पे डिबेट करते थे। सो एवरी फिलोसॉफी ऑफ आवर्स वर वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिबेट, लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद वो बनाया गया। कमिंग टू आवर क्रिएटिव राइटिंग प्रोसेस, हमको ये क्लैरिटी था कि हम कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे हैं जिसकी लोगों की जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो एक उनका रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो हर्ट हो जाए। क्योंकि जो रिलीजन की पार्ट में, जो मिथोलॉजी के पार्ट में जो भी हमारा विलन आर्ग्यूमेंट दे रहा है, वो खुद कहीं ना कहीं गलत है एक तरह से। अगर वो आप उसका कैरेक्टर का ग्राफ देखेंगे तो उसका ग्राफ ही यही रहा है हमेशा से कि वो चीजों को अपने कन्विक्शन से बिलीव करता है। इट्स ए लार्जर देन लाइफ विलन, जैसे थानोस बोलता है कि यू डोंट हैव टू बी so much population in this universe, right? You need to kill half population. बट उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो इतना कन्विंसिंग है तो आप उसमें कई बार बह जाते हो। तो सेम विथ हमारे विलन के साथ, तो हमने वो हमेशा ध्यान रखा है कि कहीं ना कहीं लोगों की जो एक रिलीजियस बिलीफ है उसको हम हर्ट ना करें, और जो मटेरियल हमने यूज किया है वो ऑलरेडी है। वी डिड नॉट क्रिएटेड एनीथिंग न्यू कि जो ऑलरेडी नहीं कहा गया है। हमारे सारे रेफरेंस या तो जो हमारी मिथोलॉजिकल बुक्स है उससे आए हैं। सो वी वर लाइक लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कि इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाए, क्योंकि हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसलिए। ओके, बट जैसे आपने मुझे कहा कि लॉजिकल, प्रैक्टिकल और उस एक कन्विक्शन के साथ वो विलन क्वेश्चन करता है हमारी जो माइथोलॉजी है। करेक्ट। बट जब हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है उसमें आप लोगों को कभी ऐसा फील होता है कि हम लिमिटेशन रखें या नहीं रखें? नॉर्मली हम वो सोच के तो नहीं लिखते है कि ये लोग ऑफेंड हो जाएंगे तो नहीं करेंगे वैसा वाला। अगर हमको लगता है कि लोगों का रिएक्शन से पहले आप अपना रिएक्शन देखिए। आपको लग रहा है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, गलत है। अगर आपको लग रहा है गलत है तो लोगों को भी गलत लगेगा, राइट? तो वो मुझे लगता है वो आपका पहला बैरियर होना चाहिए, दैट योर मेजरमेंट शुड बी कि आपकी मोरालिटी के साथ आप कन्विंस कितने हैं। अगर आपकी खुद की मोरालिटी फ्लॉड है तो डेफिनेटली लोगों को भी वो फ्लॉड लगेगा ही लगेगा। सो वो चीज एक प्रेशर ये भी तो होता होगा कि जो विलेन है उसका मतलब अल्टीमेटली वो चाहे वो कितना भी कन्विक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना भी उसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, बट समहाउ उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए ऑडियंस पे वो यही आना चाहिए कि ये विलेन है। ये तो जरूर आप लोगों को आ जाता है, उसके एक्शन से आ जाता है। वो इतनी सारी आर्ग्यूमेंट देने के बाद कर क्या रहा है? लोगों को हर्ट ही कर रहा है ना। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ मेकिंग पीपल्स लाइफ मोर एनरिच, राइट? कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जिसके लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए। वो लोगों को हर्ट कर रहा है, सफरिंग में भेज रहा है। सो उससे ज्यादा आप और क्या स्टेटमेंट दोगे कि ये आदमी गलत है? वो तो बहुत ही ऑब्वियस चीज हो जाती है कि या दिस पर्सन इज अ रॉन्ग पर्सन। या दैट्स ट्रू। ये इम्पैक्ट तो आई थिंक पहुंच जाता है। और ये फंडा रहता है कि यू शुड नॉट ट्रस्ट व्हाट पीपल से। आप वो भरोसा करो जो उनके एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, राइट? वो स्क्रीन राइटिंग का भी बहुत अच्छा फंडा है कि व्हाट कैरेक्टर सेज, जो कैरेक्टर कहते हैं वो आपको दिखाता है कि वो अपने बारे में क्या फील करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो दिखाता है कि वो रियल में क्या है। सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन एक्शन रादर देन द वर्ड्स बेसिकली। But this applies to human on a daily basis, right? Humans on daily basis. Exactly. So when you watch other movies, जैसे असुर तो आप ही का प्रोजेक्ट रहा है, बट जब आप दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं या उन मूवीज को देखते हैं, शोज देखते हैं, चाहे वो एनिमल के बारे में जो क्रिटिसिज्म हुआ, इट्स नॉट रिलेटेड टू माइथोलॉजी बट इट्स ऑन अ ह्यूमन लेवल इट डज अफेक्ट सोसाइटी. And a lot of actors and directors came out and said a few things about it. कि Animal was an aggressive movie थी, बहुत ज्यादा सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है. मिर्जापुर के बारे में भी कई बार बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, जबकि मिर्जापुर बहुत सक्सेसफुल शो है. और ऐसे ही और भी I remember when Murder 2 also came about the horror and the creepy aspect. लोगों को बहुत क्वेश्चंस थे और लोगों ने बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज भी किया. देखा बहुत लोगों ने, बट स्टिल दे हैड, चाहे वो मूवी हिट भी हो जाएगी तो भी एक उनके दिमाग में एक एस्पेक्ट है कि नहीं ये गलत था, विच इज फाइन.
गलत तो हम दिखा ही रहे हैं कि उसने गलत किया, लेकिन कितना ये डायरेक्टर्स और एक्टर्स के करियर ग्राफ को या आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, या आपका इसके बारे में जनरल थॉट क्या है? मैं इस पे जनरल थॉट ही दे सकता हूँ, बिकॉज इसमें मैं कोई भी प्रोजेक्ट में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, एंड राइट, ऑल्सो द डिफरेंट नेम्स यू टुक, सी एवरी नेम, एवरी, जो आपने मिर्जापुर बताया, आपने एनिमल बताया, आपने मर्डर 2 बताया, अब हर प्रोजेक्ट की क्वालिटी अलग है, आप उस पे डिबेट कर सकते हैं। हर 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 प्रोजेक्ट, हर फिल्म्स या इसमें एक सीरीज है, 2 फिल्म्स है, दोनों का जो बनाने का शायद मोटिवेशन भी है, जो टारगेट ऑडियंस है वो भी काफी अलग है। एनिमल काफी रिसेंट है, डिबेट तो उस पर चलता रहता है, राइट, बातें होती रहती है, कितना गलत है कितना सही है। अभी इसमें हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सिनेमा इज नॉट द वे, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोसाइटी को सिखाने की, बट उतना ही सच है कि सिनेमा से सोसाइटी बहुत कुछ सीखती है, राइट। ये राइट, डिबेट हमेशा चला है कि क्या पॉप कल्चर में जो चीजें आती है वही रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है, या रियल लाइफ से लेके पॉप कल्चर में जाती है। I think Mindhunter का opening, it's the best thing you can see about that. That when FBI started to researching about the serial killer mentality, उस टाइम पे पॉप कल्चर में शायद सीरियल किलर्स नहीं थे, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो आना शुरू हुआ। As far as animal goes, so animal का पर्सनली मेरा टेक ऐसा है that of course there are so many things you can point it out कि ये गलत है, राइट, ये चीज प्रॉब्लमेटिक जो लोग बोल रहे हैं वो है, राइट। बट मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस इसीलिए है क्योंकि वो चीजें प्रॉब्लमेटिक है। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग जो उस फिल्म में है, जो बहुत टाइम से हिंदी ऑडियंस ने नहीं देखी है, जो बहुत टाइम से हिंदी ऑडियंस ने नहीं देखी है, विच इज आई वुड राइट, से वन वर्ड इज इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी आपको क्वेंटिन टैरेंटिनो को फिल्में में दिखती है, उसका वायलेंस भी लोगों को ऑफेंड करके जाता है, राइट, उसका जो वायलेंस है वो भी काफी लोगों को इम्पैक्ट करके जाता है, चाहे वो किल बिल हो। एंड आई फील एनिमल, I don't know if Sandeep would be the right person to ask this question, but sometimes you feel कि he is heavily influenced by Tarantino's work and the work of Godfather. So Godfather को आप राइट, क्लासिक एग्जांपल मान रहे हो, राइट, जो गॉडफादर में भी काफी चीजें ऐसी हैं जो आप मॉरली राइट नहीं गिना सकते, लेकिन वो फिल्म का क्राफ्ट कुछ ऐसा है कि कभी आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, आपने एम्पैथी का जो बैलेंस है वो बना के रखा। यहाँ पे एक अच्छा क्राफ्ट होते हुए भी शायद कुछ ऐसा रह गया जिससे लोगों को क्वेश्चन होने लगा कि ये गलत है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं होता नहीं, मेरे ख्याल से वो एक चीज है। बाकी रिसेंट टाइम के, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था, यानी जो इवन इन द रिजल्ट, या जो नो, आई एम नॉट टॉकिंग मूवी अबाउट रिजल्ट, हाँ हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट की वजह से जो रिजल्ट नहीं आता है। सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, यू सॉरी कैन से सॉरी इट वन मोर टाइम। या प्लीज या। नहीं, आप एक बार दोहराएंगे, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मेरे ख्याल से फिल्म का चलना वो सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, वो लोगों ने देखा आपकी फिल्म ने कमर्शियली अच्छा किया, लेकिन आप ऐसी 50 फिल्में दिखा सकते हो जो कमर्शियली नहीं चली है लेकिन फिर भी वो अच्छी फिल्म है, राइट, फिर राइट, भी वो बहुत अच्छी फिल्म है, और धीरे धीरे उनका एक फॉलोइंग बिल्ड हुआ है अक्रॉस द टाइम। और नहीं भी होता है तो भी अच्छी फिल्म रहती है। हमारे यहाँ मास्टर फिल्म मेकर रहे हैं जिनकी फिल्म में उन्होंने बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस नहीं किया है, लेकिन आप उनके क्राफ्ट को डिनाई नहीं कर सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट कि एनिमल का फिल्म मेकिंग का जो क्राफ्ट है, मैं स्टोरी भी नहीं बोल रहा, द वे उसने जो सीन क्राफ्ट किए हैं विद इन द सीन, वो इंटेंसिटी जो कहीं ना कहीं आरजीवी ने बहुत ही क्लियर सेंस में, बहुत ही इलाबोरेट वे में डिस्क्राइब किया था। आई कंप्लीटली अग्री विद व्हाट ही ट्राइंग टू से कि वो जो क्राफ्ट है वो बहुत टाइम से हिंदी फिल्मों में मिसिंग था, इसीलिए राइट, ऑडियंस उसको देखने गई। उसलिए ऑडियंस को, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो एंटी मोरालिटी हो, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक चीजें हो, वो आपको फील इसीलिए ज्यादा हुई क्योंकि उसका क्राफ्ट जो है वो बहुत बहुत अच्छा है। सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके। ऑल्सो व्हेन आई वाज सेइंग कि पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है, यानी कि इवन इफ द कैरेक्टर इज ग्रे, समटाइम्स व्हाट दिस इज कि जो उसका पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी कि मूवी में पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो सही, पर Correct. उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आया जितना नेगेटिव का आया, विच इज Right. व्हाई समटाइम्स मूवीज आर क्रिटिसाइज्ड मोर देन दे डिजर्व। या आप ऐसा कह सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि एनिमल में कोई ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट था जिसका इम्पैक्ट नहीं आया। आई एम सेइंग इट्स अ वेल मेड फिल्म, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स सब्जेक्टिवली ऐसा कुछ
करते हैं. Let me put you in one simple example. आप ये समझ जाओगे, right? For example, biggest debate कौन से सीन पे हुआ? जो शूल वाला सीन है. It's a very misogynistic, problematic scene, you can say, right? जो हमारे 90s की फिल्मों में होता था, जो जिस सोसाइटी की माइंडसेट को हम क्रॉस कर चुके हैं. लेकिन एक और फिल्म मैं आपको बताता हूँ जिसमें अगेन एंटी हीरो है, रमन राघव, अनुराग कश्यप. उसमें जो अपना कैरेक्टर है, ही इज कॉन्स्टेंटली हैविंग, आई थिंक शोभिता धूलीपाला ने वो कैरेक्टर शायद प्ले किया, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग. तो उसका कैरेक्टर का बिलीफ क्या है कि ही इज सो सेक्सुअली enraged in his mind, he does not like to wear condoms or anything, and the girl says if I get pregnant third time I won't able to bear a child ever, and he says I don't care. Now how would you justify this character? There was no uproar at that time जितना आपको यहाँ पे मिला है, right? This is I say that Raman Raghav का scene, it is far more problematic than Animal का scene who is asking to lick the two, because इसमें वो कर नहीं रहा है, वो चला जाता है. रमन राघव में वो एक्चुअली 2 बार उसको प्रेग्नेंट करके बोल रहा है कि अबॉर्शन कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. सो ये चीजें जो है मुझे लगता है वो, क्योंकि वो फिल्म का जो एंगल था, जो मैसेज था, जो एंटी हीरो का जर्नी था, वो एंड में कल्मिनेट हो जाता है. यहाँ पे आपका हीरो हीरो ही रहता है, राइट? ऑल्दो उसका अपना सफरिंग है, लेकिन फिर भी वो हीरो ही आ जाता है, इसलिए लोगों को ज्यादा खटकता है. सो मे बी दैट एंगल प्ले अ ह्यूज रोल इन इट. Could be, yes, I completely agree. बिकॉज ऐसा बहुत आया है एंटी हीरो की जर्नी में. एंटी हीरोज ने हमेशा ऐसा चीजें किया है जिसके साथ आप उसको हेट करते हो, लेकिन एंड में अगर कुछ ऐसा दिया गया हो जिससे वो कंपनसेट हो जाता हो, देन आप इतना नहीं करते हो. बाजीगर शाहरुख खान. Actually, in a lot of interviews, women who specifically talks about these kind of movies, any movie for that matter, I'm not specifically talking about Animal, बट और भी जितनी भी मूवीज ऐसी बनती हैं और जब फीमेल एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं, वो यही कहते हैं कि इट्स नॉट कि कैरेक्टर ग्रे है. बात वहां होती है कि उसका जो कल्मिनेशन या जो कंक्लूजन निकलना चाहिए स्टोरी का, उसमें उस एंटी हीरो को कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, या उसकी लाइफ पे ऐसे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा जिसकी वजह से उसको ये रियलाइज हो कि हाँ ये गलत था. That's where we have a problem. Exactly, you are bang on this. एंड में उसको ये बोला, डायरेक्टर का ये स्टेटमेंट था कि उसके फादर के लिए जो उसने किया, अभी फादर तो मर रहा है, वो तो पॉइंटलेस है, लेकिन वो भी सफरिंग उसका इंटरनल है. उसकी वजह से उसने जो बाकी लोगों के साथ गलत किया, उसका कोई रियलाइजेशन या कोई भी पनिशमेंट नहीं है, इसलिए आप उसको भूल नहीं पाते हो, इसलिए आप उसको माफ नहीं कर पाते. मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रोसेस. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट कि आप कैसे, आपका राइटिंग का प्रोसेस क्या है, या आपके कोलैबोरेशंस भी जो हुए हैं उन लोगों के साथ आपका प्रोसेस क्या रहता है, कितना आपको लिबर्टी रहती है लिखने के लिए, या किस तरीके की प्रोजेक्ट्स आपको लिखना, ऑब्जर्व करना पसंद है? ये डिफर करता है, लेकिन पर्सनली जो मेरी अपनी कहानियां होती है, दैट आई एंजॉय द राइटिंग मोस्ट, बिकॉज दैट्स वेयर राइटिंग वाइज यू फील अल्टीमेट लिबर्टी, आपको वहीं पे फील होता है. द फर्स्ट ड्राफ्ट व्हिच लेट्स जस्ट से आई हैव सम वन लाइन स्टोरी आइडिया, एंड नेक्स्ट 3 months आई एम राइटिंग अ स्क्रीन प्ले आउट ऑफ, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट anybody telling me ये किया जा सकता है वो. that's a amazing process to be in, right? तो मेरे लिए सबसे बड़ा joyful वही होता है. collaborative project में आपको बहुत सीखने को मिलता है, because we all coming from our own mental social biases, हमारे अपने culture biases है, हम चीजों को एक very अपने लेंस से देखते हैं कि जो आपका अपब्रिंगिंग रहा है, जो एजुकेशन आपका रहा है, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, उस हिसाब से आपका वर्ल्ड व्यू बिल्ड होता है. तो जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो कहीं ना कहीं उसी कहानी में कुछ ऐसी चीज वो लोग आपको बताते हैं जो आपने देखी नहीं थी. सो दैट काइंड ऑफ बिकम अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. अभी ये है पॉजिटिव, मेरे साथ पॉजिटिव हुआ है तो मैं हमेशा पॉजिटिव की बात करता हूँ. कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई उनके एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे, दे फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड बाय इट, दे डिड नॉट लाइक द प्रोसेस द वे. तो ये सबके लिए सब्जेक्टिव है. राइट. एनीबडी यू वुड लाइक टू कोलैबोरेट, मतलब किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? एनी एक्टर, एनी डायरेक्टर? क्या आपकी विश लिस्ट में? I like to direct my own thing, yeah. हाँ, वो तो आपका गोल होगा ही, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट टास्क हैंडल करना वो सबका गोल होता है कि हाँ मुझे अपना कुछ करना है. बट स्टिल एनीबडी, जैसे लोग राजू सर का नाम बहुत लेते हैं कि उनकी मूवीज के साथ में काम करना या उनकी मूवी के लिए कुछ लिखना वुड बी माय टारगेट. एनीबडी ऑन योर विश लिस्ट फ्रॉम हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ, एनीवेयर?
Of course, I'm big fan of Tarantino and Nolan. I would like to see the process, how they create stories, how they work on it. But they keep talking about it, so you get to know it. और मेरे ख्याल से इसी लेवल का पर्सनल एक्सपीरियंस आप ऑन द सेट तो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, बट या इट्स इनफ आउट देयर. तो मुझे पता है वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. Right. यहाँ पे कोई ऐसा मेरे दिमाग में लिस्ट नहीं है कि मुझे यहाँ पे करना है इनके साथ. So how would we talk about something जो आपकी personal life से related हो? What do you like to do? What kind of a person you are? What do you enjoy in your free time when you're not writing or when you're just traveling? What is your perspective about traveling? So आप कहाँ से belong करते हैं? I would like to know that also. मैं गुजरात से हूँ. गुजरात में सौराष्ट्र रीजन है मेरा. मैं वहाँ से हूँ. अमरेली करके एक मेरा डिस्ट्रिक्ट है. I grew up in very small village, तो मेरा स्टडी अर्ली वही हुआ है. देन आई शिफ्टेड टू राजकोट. तो राजकोट से मैंने अपना एजुकेशन किया है. इंजीनियरिंग एमबीए दोनों किया था मैंने. एंड देन आई वर्क फॉर सम टाइम एंड देन आई वेंट टू पुणे फॉर एफटीआई माय डायरेक्शन कोर्स. और वो खत्म करके फिर मैं मुंबई आ गया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग. सो या. ओके. अच्छा, आपके बारे में जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा वो ये है कि आपके पास कैट्स हैं एंड नॉट जस्ट वन. या आई हैव 6 cats. हाउ मेनी कैट्स डू यू हैव? 6. एंड लाइक इन द प्रेजेंट होम इन मुंबई? हाँ, इन दिस हाउस ओनली. उनका कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी राइटिंग में और आपके डायरेक्शन में? आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट. उनका बहुत सारा आप कंट्रीब्यूशन गिन सकते हो, बिकॉज जब आप घर आते हो बाहर से एंड दे टीच यू स्मॉल थिंग. लाइक लोग डॉग्स को ज्यादा एक्सप्रेसिव मानते हैं कि डॉग्स का लव कभी खत्म नहीं होता. आई थिंक कैट्स आर मोर क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन भी कभी डॉग जितना एक्सप्रेसिव नहीं होते. अगर आप देखोगे तो आप हर किसी को मिलके गले नहीं लग जाते. आपके अपने मोमेंट्स होते हैं जब आप अपना प्यार, आपके जो अंदर की इमोशन है वो एक्सप्रेस करते हो. Cats does the same thing. Cats के अपने अपने इमोशनल स्टेजेस होते हैं कि जब वो आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है. देख and after they just walk away. So I take it that's the reality of life. No matter how much you love somebody, you cannot constantly be around them. And so yeah, they are very nice around. 6 cats would be a big responsibility also. No, they are like वो सेल्फ इंडिपेंडेंट ज्यादा है. आपको उनका फूड वगैरह, क्लीनलीनेस, लीटर वगैरह देखना है. बट आई थिंक ऑल कैट लवर नोज दैट कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट, very independent. My friend owns a cat and another one has actually 4 now. I think 3 cats इनके पास में है and 1 is with other friend. तो उन लोगों का भी यही है कि have a cat. उन्होंने अपना डॉग लव पूरा छोड़ दिया है. उन लोगों का कैट्स की तरफ, they've become cat person now. They are like ये उतना ही अटेंशन सीख करते हैं जितना जरूरी है. एंड जब आप पेन में होंगे तब थोड़ी देर के लिए आके आपको एंटरटेन करेंगे. they'll take care of you. they'll what do you call it, पर एंड जो वो आपको करते हैं मसाज, समथिंग टू दैट इफेक्ट. या उनका जो परिंग है, and it is psychologically proven that उनका परिंग साउंड आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. it just calms you down when they purr. जब आप उनको कडल कर रहे हैं, और वो जो पर की जो सेंसिटिविटी है वो आपके ब्रेन में ऐसा करती है जिससे आपको बहुत कामनेस फील होता है. एंड कैट्स का ऐसा है दैट अगर आप अच्छे मूड में नहीं हो, आप फिजिकली वेल नहीं हो, आप बीमार हो, तो दे विल नेवर लीव योर बैड साइड. वो शायद आपके एकदम दे विल नेवर लीव योर बैड साइड. हो सकता है आपके फिजिकल टच में ना रहे, लेकिन आपके बेड के सराउंडिंग के आसपास ही होंगे. अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ देम विल बी समवेयर नियर बाय मी इन व्हिच रूम आई एम. तो उनका वैसा ही रहता है. दे हैव देयर ओन लव लैंग्वेज. Yeah, that's their love language. That's true. I've actually experienced it. My friend's cat, जब I think मैं उनके पास 3-4 दिन के लिए थी. And वो 3-4 दिन में she was not coming to me. I had to go to her and grab her कि I want to cuddle and all of that. But तब तक वो मेरे पास नहीं आई. The day I decided कि कल सुबह मैं जा रही हूँ, for 20 minutes she didn't leave my lap. वो 20 मिनट आराम से मेरी लैप में थी कि हाँ कल ये चली जाएगी. I should be with her. तो which was very surprising for me. So when I saw कि आपके पास cats हैं, I was like cat से related question मुझे जरूर पूछना है because this is really interesting. Yeah, very intuitive, very intuitive.
Right. There is a book called Cat Watching. पढ़ना चाहिए लोगों को. It tells you how intelligent they are. It's not that they don't have. They possess sometimes higher emotional intelligence than human being, I feel. Right. Also, coming back to the work, एक चीज जो मुझसे स्किप हो गई, आई थिंक असुर के बारे में बात करते वक्त मैं भूल गई कि सीरियस मैन भी बहुत सीरियस टॉपिक है, वो भी डिस्कस करना है. सीरियस मैन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है रिलीज हुए हुए, राइट? एंड It is 4 years almost. 2020 अक्टूबर में आया था शायद. या बट इट स्टिल समहाउ फील्स कि फ्रेश है. और अभी भी मतलब मैंने दोबारा व्हेन आई गॉट टू नो कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, आई वेंट बैक एंड मैंने शो देखा हुआ है, बट मैंने सिर्फ ट्रेलर एक बार दोबारा देखने के लिए कि जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई वुड सी इट अगेन, एंड इट स्टिल फील्स लाइक आई वुड सी इट अगेन. मुझे दोबारा ये शो वापस देख, मूवी एक्चुअली, आई एम सॉरी, मुझे मूवी वापस देखनी पड़ेगी क्योंकि it's interesting how a child's journey and Nawaz's journey, and it talks about the middle class stature. Actually उनका जो visuals हैं वो middle class से भी lower लगते हैं. Correct. So that journey, and I've had this discussion with one of my rich friends who is very rich in his life, और उन्होंने ये जो 4 generation वाले aspect आपने उसमें show किए हैं कि first generation का क्या role होता है, second का क्या है, और जो 4th generation है वो सिर्फ बैठकर खाने वाली है कि उसके पास में सब कुछ है, उसको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय देयर लाइफ. ये जर्नी और ये जनरेशंस वाला टॉपिक क्योंकि मेरा पहले से डिस्कस किया हुआ था, मुझे इतना रिलेटेबल लगा वो, क्योंकि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली आल्सो, एंड आई कैन सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट माय ग्रैंडफादर डिड, व्हाट माय फादर डिड, एंड व्हाट आई एम एंजॉयिंग टुडे. लाइक आई हैव अ फुल सेटअप, राइट? इवन इफ आई हैव टू डू कुछ छोटा मोटा भी चीज करनी है, so I have resources. How did you guys brought it to life? And because I believe Nawaz sir was nominated for Emmy for that show, Yeah. which is a huge success, which is an achievement. उसको achievement में ही count किया जाएगा, even if we didn't win. A nomination is also a big thing. Terrific performance. So how did you brought it to life ये aspects और middle class family से related जो story आपने curate करी, and like I would just like to know your perspective. So it's based on the book by Manu Joseph, Serious Man. वो novel है, and Right. novel में भी काफी अच्छे nuance दिए गए हैं, and Manu was part of that chawl, BDD chawl, जो actually exist करता है मुंबई में, वहाँ पे वो रहे हैं, और उन्होंने अपने experience से वो पूरा एक story craft किया था. So we took the idea from a story. The journey itself is a part of a novel, and we changed the many aspect of it. जो उसका ending है, जो growth है, but core storyline same है. So come to the especially the generation aspect, तो हम लोग me and भावेश जो हमारे co-writer है, हम लोग discuss कर रहे थे ऐसा क्या हम कहें जिससे बहुत limited time में आप ऑडियंस को उसका एक एंस जो है वो बहुत ही कन्विंसिंगली बता पाओ और वो उनके साथ रिलेट कर पाए. द आर्ग्यूमेंट हैज टू बी इन अ वे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंप्लेन करे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है. वो बहुत ही कॉमन आर्ग्यूमेंट है और ऑडियंस के साथ कभी रिलेट नहीं करेगी. बट इफ यू पॉइंटेड आउट द सिस्टम व्हिच इज क्रिएटेड बाय society only and the system which we face every day, like right now you can just simply take an example, a boy or a child, let's just say boy, girl, whatever, child born into the Mumbai's house somewhere and again born into the Rajasthan small village, उसका डेस्टिनी जो है वो अपने आप हाफ ऑफ टाइम डिसाइड हो जाता है, राइट? उसका फिर अपना किस लेवल ऑफ स्ट्रगल के साथ वो बड़ा होगा वो तभी से डिसाइड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जो आपको सिटीज, आपको क्लास, अपना कास्ट, स्पेशली इंडिया में कास्ट एंड क्लास आर द ह्यूज थिंग विच प्लेज रोल एंड रिसोर्सेज जब आप बड़े हो रहे होते हो. तो वहीं से बाय जन्म से ही वो डिसाइड हो जाता है कि आपको कितना मिलेगा या फिर आप कितना अचीव कर पाओगे. ऑल्दो वी हैव अ रेयरेस्ट एग्जांपल, people with nothing reach to the highest height, right? लेकिन एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए वो हर बार सक्सेस हो वो जरूरी नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल एक सेटअप में पैदा होते हैं और शायद एक लेवल पे आगे बढ़ के ही उनकी लाइफ का एंडिंग हो जाता है. एंड दैट्स हाउ नेचर हैज क्रिएटेड अस. राइट नाउ गाजा क्राइसिस इफ यू लुक एट, तो जो बच्चा वहां पैदा होता है उसकी क्या गलती है, लेकिन उसके वहां पैदा होने से उसकी लाइफ पूरी डिसाइड हो गई है कि वो कितनी स्ट्रगल, कितने सफरिंग के थ्रू जाएगा. सेम वे एक बच्चा राजस्थान के किसी छोटे गांव में बड़ा हो या बिहार के छोटे,
आप इलेक्शन टाइम पे नॉर्मली तो हम बात नहीं करते हैं कि क्या दूसरे स्टेट में चल रहा है, बट हमारी पब्लिक को बात करना पसंद होता है जब इलेक्शन होता है। तो बिहार के छोटे गांव की जो कंडीशन है, अगर आप वहां के बच्चों की कंडीशन देखोगे और जो बच्चा मुंबई में बड़ा हो रहा है, तो दोनों की सफरिंग का जो लेवल है वो ड्रास्टिकली डिफरेंट है विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज दे बोर्न देयर, just because they belong to a certain class, just because they belong to a certain caste स्पेशली। तो ये जो एंगल है उसको हमको डिस्क्राइब करना था। एंड देन वी सॉ दैट इंडिया इज बीइंग वेरी एस्पिरेशनल नेचर बिकॉज अपना मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बेलो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तक नहीं है अगर आप देखोगे तो, राइट। तो उनमें एक एस्पिरेशन है, तो अगर वो पैटर्न है तो वो क्लियर पैटर्न है कि जनरेशनल माइग्रेंट्स, कि जिनका पहला जनरेशन एक गांव में एक लेबरर की तरह बड़ा होता है, उनका लाइफ उसमें बीतता है, दे वांटेड टू गिव अ बेटर थिंग टू देयर किड्स, एंड देन दैट्स हाउ दैट कॉन्सेप्ट केम इन द माइंड, और उस तरह से हमने उसको लिखने का ट्राई किया था उसमें। ओके, एंड हाउ वाज इट, मतलब कैसी जर्नी थी व्हाइल यू वर क्रिएटिंग इट, स्पेशली विद सुधीर मिश्रा जी? Very lovely. He's a lovely person. He's a lovely person to work with and very knowledgeable. Again, age comes with lot of wisdom. So when you chance to get a conversation with him, he gives you a so nice insight about his journey, the life, the way industries function, and not only the industry, the way society changing और social जो पूरा एक जो ड्रास्टिक चेंज आया है अक्रॉस द टाइम, उसको अगर आपको हिस्टोरिक एस्पेक्ट में देखना है, then no better person to have conversation with than Sudhir Mishra, because he's been part of some political family. He belonged to a political family. Being a filmmaker, worked as an independent filmmaker, not directly the mainstream success and all. He struggled through his early career, found critical acclaim, yet industry में constantly उनको अपना फिल्म बनाने के लिए जो एक चेंज रहा है. So he's a very 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 nice guy, and उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया था. So should I ask him for the next interview? Yeah, you should. It will be very enriching interview, I'm telling you. Because जैसा आप बता रहे हैं कि उनका जो I think I am also very curious, जो transformation on a world level, on a national level जो transformation आए हैं in humanity, in society, in in humanity, in society, in even in professional lives, because all these things are so connected. I think ये बहुत interesting होगा अगर उनके साथ ये बात होती, क्योंकि political aspect हो या you can only talk about films. There are filmmakers who only talk about craft. If you really want to talk about society, politics, life, cinema and craft, then Sudhir Mishra is the ideal person. मुझे तो लगा कि मुझे आपसे भी बात करके, आई थिंक मुझे आपसे बात करके भी ये चीज लगी कि यू हैव अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऑन सोसाइटी, ह्यूमैनिटी एंड हाउ द फिल्म कंक्लूड्स. जो हमने चाहे एनिमल पे बात करी या मिर्जापुर पे बात करी, इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी कि जो हम देख रहे हैं, नॉट जस्ट व्हाट वी आर क्रिएटिंग, हम जो खुद बना रहे हैं उसमें तो हम अपना ओवर थिंकिंग से लेके एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग वाला प्रोसेस सब कुछ स्पेंड कर चुके होते हैं, बट जब हम किसी और का क्राफ्ट देख रहे होते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो जानना और उसके बारे में क्यूरियोसिटी रखना और उसको इतना अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना कि जो उसका एक्चुअल क्रक्स है वो हम समझ पा रहे हैं. लाइक आई गॉट द पॉइंट व्हाट they were trying to express and what people perceived of it. अगर हम वो पूरा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू टू हैव, स्पेशली एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री. We always need to look at our biases. हम कभी अपने biases नहीं देखते हैं, and the biases are the most deepest thing in our mind, कि जिस पे लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, और ये इतने डीप रूटेड होते हैं कि आपके मोस्ट ऑफ द डिसीजन उसके थ्रू आप ले भी रहे हैं तो भी आपको उसके लिए उसका रिलेशन नहीं होगा. There is one book, I think Gen Z kids loving this book, In Age of Magical Thinking, I guess. अभी बाहर आया है या शायद रिलीज हो गया है, I forget the author name. उसने पहले भी एक बुक लिखा था Word Slut करके, and she is very interesting person. Sorry, I'm not able to hear you. Hello, can you hear me? कौन सी बुक बता रहे थे सर आप? बुक है जो अभी रिलीज हुआ है, इन एज ऑफ मैजिकल थिंकिंग.
Okay. And the earlier one was what? Earlier one what? Word Slut. Okay. Yeah. So she's I think I constantly read it. working on the biases basically. Yeah. उसके बारे में पढ़ना, like this is very nice book to recent time में ही मैंने पढ़ा, तो I loved it. So many people has this tendency to कि अभी जो न्यू एज अभी पीएचडी करके जो रिसर्चर है उनका वो रिसर्च को इतना वैलिडेट नहीं करना चाहते. They only want to read the people with white hair कि जिनका years and years का experience होता है. But sometimes I feel they can be a dated. Sometimes the young person have a more insight about life than the oldest one. वो भी होता है. क्योंकि wisdom is not about age, right? It's Some about people have experience. it, It's about how you feel. Yeah. and how you observe and how you treat others. I think it comes from that. Yeah. It's come from your journey. The what kind of journey you Yes, went through and how empathetical you are. true. Empathetical was the word I was looking forward. Yes, that I think is very important. Actually, empathetic people go through a lot. No. Yeah. Even Lot. without, some people may not have a journey where they were the heroes, जहाँ पे सिर्फ उनके बारे में कोई इंसिडेंट हुआ है या उनसे रिलेटेड हुआ है, पर उन्होंने इतने लोगों को संभाला होता है, इतने लोगों से एम्पैथाइज किया होता है, इतने लोगों की जर्नी जानी होती है, सुनी होती है, कि वहीं से उनका विजडम वाला जो फैक्टर है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है. For me, those are people the real heroes. अगर आप उनसे बात करते हो तो आपको लाइफ का एक 360 एंगल मिलता है. बिकॉज जो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, अपनी ही जर्नी में उलझा हुआ है, अपनी ही चैलेंज को ओवरकम कर रहा है, he cannot tell you anything about life. But जो उसके साथ खड़ा है थ्रू आउट, जिसने 50 को संभाला है, that person is the real guru you can say in more spiritual way. वो जो हमें मूवीज में कहते हैं कि सेकंड लीड है या जो हीरो का बेस्ट फ्रेंड होता है, हीरो का बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है. Exactly. Sir, we are on an end note, but I would still like to know कि अब जब असुर इतना सक्सेसफुल हो गया है, so you and your fellow writers, I would not, since you do not like to take credit कि सिर्फ मेरा वो प्रोजेक्ट था. It's Gaurav Shukla's show. He is the creator of a show. Show belongs to a creator. He is nice person to take me on board, so I cannot take credit. I actually learned from him. Yeah, it's I like would my. not ask you that. Sorry. मैं बस कहना चाह रही हूँ कि I mean, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इतना सक्सेसफुल हो गए हैं शोज, चाहे वो असुर हो गया या आपकी मूवी सीरियस मैन है. आई ऑल्सो लाइक द गर्ल ऑन द ट्रेन बेसिक. I mean, I loved Parinithi's performance also, and I loved the project. Like we just only did the dialogue. Me and Gaurav both again. We did the dialogue aspect of it. Okay, but still, you have a name on that, right? You have a name on that project. You have a contribution. So after all of that, ऐसा कभी तो होता होगा जब फैंस आपको रिकॉग्नाइज करते होंगे, आपके पास आते होंगे, जब आपसे कॉन्वर्सेशन होती होगी. What was your either funniest or a memorable moment जो आप हमसे शेयर करना चाहोगे? फनीएस्ट तो ऐसा नहीं है, मेमोरेबल आप बहुत सारे. जब रिलीज होता है तो सबसे बड़ा फील जो मुझे आया है, राइट, वो आपको कभी रियलाइज नहीं होता कि ये वर्क इतने लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है. सो दैट इज द इमोशन इज स्टिल फ्रेश फॉर मी. जब सीरीज रिलीज होता है तो आउट ऑफ नोवेयर कहीं ना कहीं कोई फॉरेन में बंदा बैठा हुआ है जिसने आपकी सीरीज देखी है और जो पार्ट शायद आपने भी नहीं सोचा था वो उस पे सोच के आपको बता रहे हैं कि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि ऐसा होगा. All those theory they keep sending you. So that is always surprising sometimes कि अच्छा this much impact people has. वो मेरे लिए अभी भी नया फीलिंग है. Like हाँ, because I am not the person who normally text others के मुझे देख के ऐसा लगा. If I meet the person, I will have a long conversation with him, but I am not that person. So मेरे लिए वो एक नया इमोशन हो जाता है जब ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. तो वो एक थोड़ा नया इमोशन है. एंड जैसे आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं या किसी से आपका मिलना होता है और तब वो आपको एक्सप्रेस करता है दैट दिस इज हाउ बिग ऑफ अ फैन आई एम ऑफ दिस मूवी, या मुझे आपका काम में ये पसंद आया, या पर्टिकुलर कोई चीज एड्रेस करना कि ये एस्पेक्ट मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था या मुझे बहुत टच किया, तो आपको बहुत अच्छा लगता है या आप कह रहे हैं कि आपको सरप्राइजिंग है. कभी आपके साथ हुआ है कि अब इस इंडस्ट्री में इतने साल काम करने पर तो आप बहुत लोगों से मिल चुके, लेकिन जब आप नए नए आए थे आप भी किसी के फैन होंगे
एक तो आप किसके फैन थे, और आप किसके साथ जो कहते हैं स्टार स्ट्रक मोमेंट जो होता है कि इनको देख के ऐसा लगा कि बस अब 2 मिनट के लिए वक्त रुक गया है, या इनसे मिलकर मुझे बहुत नर्वस फील हुआ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं लोगों के. सो हाउ वाज योर जर्नी इनिशियली? तो वो ना एक पहला जो इमोशन होता है वही प्योर होता है, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हो. तो मेरे साथ वो हुआ था नॉट विद द स्टार, और उनका अभी डेथ हो चुका है. सो मैं जब छोटा था तब आई डोंट नो, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, दूरदर्शन पे कैप्टन व्योम करके सीरीज आता था. इट वाज अ वेरी इंडिया साई-फाई वर्जन ऑफ ब्लेड रनर का ही एक आप एडेप्टेशन बोल सकते हो. कैप्टन व्योम में मिलिंद सोमन एक्ट किया करते थे. एंड तब इंडिया में साई-फाई, एंड आई वाज नर्ड ऑफ साई-फाई, और आता ही नहीं था, ना ही हमारे पास केबल सीरीज थे. तो उसमें एक एक्टर हुआ करते थे टॉम सर. टॉम सर डाइड बेसिकली. वो सारे गोरे जो कैरेक्टर होते थे इंडियन फिल्म्स में वो टॉम ने ही किए हैं. एंड now I recognize, I think he played a character in Mud movie also. टॉम अल्टर नाम था उनका. सो टॉम अल्टर मैं एफटीआई में था, मैं एफटीआई में था, और टॉम अल्टर हमारे सीनियर थे, एक्टिंग बैच से ही पास आउट है वो. तो मेरी डिप्लोमा के लिए वॉइस ओवर उन्होंने दिया था. तो मैंने ऐसे ही मैसेज किया बिकॉज मुझे एक हैवी वॉइस चाहिए था. तो मुझे इसकी तरह मैसेज किया कि टॉम अल्टर आएंगे, तो अगर उसको बोलेगा तो मैं आई वाज लाइक ही इज अ बिग एक्टर, व्हाई वुड ही कम, आई एम अ स्टूडेंट ओवर हियर. बट आई डिड नॉट रियलाइज कि इन कैंपस गिव यू इमेंस पावर. FTI campus give you immense power. You can reach out to anybody without feeling ashamed of it, because सब आपको फिर एक filmmaker fellow की तरह treat करते हैं. And he came for the dubbing of our final diploma. So when I saw him, and suddenly I went back to my childhood कि oh, this is the actor I used to see on TV. So that was my start. उसके बाद मैं सब यहाँ के बड़े एक्टर से मिला हूँ, but फिर वो कभी फील नहीं आया कि हाँ ठीक है, it becomes very normal now. Right. So seeing him giving a voice for our film, and yes, वो एक एक्चुअली वो पहली बार हुआ. उसके बाद मुंबई आने के बाद तो कभी नहीं हुआ ऐसा. So आप स्टूडेंट थे, right? Yeah, that was student. That was student diploma. Even more. Yeah. सर आपको बिलीव नहीं होगा या होगा, आई डोंट नो, बिकॉज आप कह रहे हैं आपको इतने मैसेजेस आते हैं. मुझे आपका इंटरव्यू लेके जितना खुशी हो रही है, या जितना आई मीन आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई स्टार्टेड, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा भी कि एक्साइटमेंट में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. बट माय ब्रदर्स वुड बी वेरी हैप्पी. My brothers are going to be really happy because they have loved Asur like anything, and they are waiting for the season. They are actually waiting for season 3, and they were the ones who were pushing me कि नहीं ये देखो, ये वाला देखो, ये मतलब this is the show. Because I think कोरोना के आसपास जब वो आया था, तो उसी के बीच में आया था, एंड तब हम लोग इसी स्प्री पे थे कि हमें शोज देखने, मूवीज देखने, बिकॉज यू डोंट हैव मच टू डू अदरवाइज. So I was so pushed, and they were the ones who pushed me कि आपको ये शो देखना है, and so they will be very happy that I took your interview, and if someday I get to take even Sudhir sir for that matter, Serious Man के लिए भी उन्होंने ही मुझे push किया था, so they are going to be very happy. He is a very accessible person. You can reach out and he will give it to you. If he's free, if he's available, But he's a very nice guy, very accessible person. So I would like to know. Oh, I see your cat. Yeah, they just started roaming around. What's her name? Oh, which one? That's Joy. That white one is Joy. Indeed, they are. So, sir, I think एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी. I would like to know about your travel. I mean, how much do you like to travel? And I think recently you were traveling to somewhere. If there's anything you would like to share with us. Recently, we just took the road trip. I mean, me and my friends. It's still a travel, but I love to travel, and I love to go to एकदम new places जहाँ पे मैं कभी नहीं गया हूँ. It's a very normal for everybody. Nothing new there in terms of it. Always rewire your brain. You get to get some fresh point of view, fresh perspective, fresh scenery. So it's very helpful, and I love to travel, but बहुत हो नहीं पाता है because of work restriction and everything. So whenever we get chance on the weekends, we take just car and go for some ride. तो उसी तरह से जाते हैं. What's your favorite holiday destination? Right now,
Like right somewhere now. I think where like where मैं कभी गया नहीं, but I really want to see this aurora like this is here Norway में जो भी this year is the main yeah. नॉर्वे इज ब्यूटीफुल एक्चुअली. Yeah. मुझे तो नॉर्वे में आई थिंक मैं कहीं भी जा सकती हूँ. इट्स नॉट कि और हो रहा, बट You या. been to Norway? सॉरी. You been to Norway? No, one of my friend's brother lives there, but I was I think Instagram has obviously deluded This me year कि यहाँ जा especially सकते हैं. this year is the highest number of this thing is happening, so yeah, so I'm planning to go there mostly. I And love nature and sorry, जब I love nature, तो Hawaii and Norway is on my list कि if someday I get to. But one अभी तो thing इंडिया ही on complete this होता है. list is that I want to go Peru for my ayahuasca, so I'll go there as well. Yeah. Great. I think the wish list is good. I would also like to visit these places. At the end, just anything, any message that you would like to give audiences के लिए कुछ कहना चाहेंगे for the love you have received, for anything that is coming up. Yeah, like thank you for all the love and have fun in life. What else I can say? You really are an introvert. This is an introvert's answer. I think that this is it. I don't have I to need say. very specific to have a conversation. I need very specific topic or something to. Otherwise, my mind doesn't come up with like yeah. I'm a mix actually, so I think I can do both. Sometimes I have these kind of answers, and sometimes I'm blabbering all the time. So it was really nice to meet you, sir. Also, like sometime we just talk about films and literature and everything. So I can talk for hours. 5 घंटे हम लोग बात करते रहते हैं सब ये टॉपिक वो टॉपिक. But if somebody asks open-ended question, then I get lost. So I should give you a specific question then. Okay, let me think. Necessary you have to give like I'm just saying that this is how. I just felt that anything that the aspiring writers, क्योंकि आपकी journey, I think, how many years have you been here in the I industry? came to Mumbai after Film Institute 2016. So it's been To the- Mumbai journey. Yeah, Mumbai journey is almost 8 years. I did writing from 2018 and 19 से mostly. 18 and mid से somewhere. So 6 years. वही वही मैं भी कहना चाहती हूँ सर कि आपकी जो जर्नी रही है ये 8 साल की स्पेसिफिकली, जो हम कहते हैं कि मुंबई जाने के बाद में आपको रियलाइज होता है कि स्ट्रगल एक्चुअली है क्या. उसके पहले आप सीख रहे होते हो, आपको स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आपको लगता है कि हाँ हम लेट्स ट्राई, कोई बात नहीं है, पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं. और कॉलेज से अभी हो तो आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लाइफ इज लिटिल बिट चिल, तो वो भी होता है. बट धीरे धीरे फिर आपको चीजें समझ में आती है. तो उसी के लिए मैं एक्चुअली ये अच्छा टॉपिक निकला है. आई थिंक वी कैन गो स्पेसिफिक विद दिस वन कि जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं या जो अब मुंबई आना चाहते हैं, इवन आई वांट टू कम. अभी तक तो मैं वर्चुअली इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही हूँ, बट आई वुड लव टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल इन प्रेजेंस. सो और मुझे कई लोगों ने कहा भी कि आप मुंबई आओ, योर प्लेस इज हियर, दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर प्लेटफॉर्म. एंड आई वाज लाइक यस, बट आई स्टिल हैव माय restricted beliefs of how am I going to survive there. तो जब कोई नया पर्सन वहां जाता है, या आई वुड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट राइटर्स, क्योंकि उनको अपना स्पेस भी चाहिए होता है. ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं भीड़ में बैठकर कुछ लिख सकते हैं, या वहां से सिर्फ ऑब्जर्वेशन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, पर लिखना पढ़ना उसके लिए आपको अपना स्पेस चाहिए होता है. और इतने साल की जर्नी में मतलब ऐसा कुछ जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे या ऑडियंस को और उन राइटर्स को, एस्पायरिंग यंग राइटर्स को कुछ कहना चाहेंगे कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, और you should still follow your passion because this is the reason, or because anything that you feel is important? So mainly I would tell whatever time you are having right now, use it very wisely, because ये time का real value ना आप जहाँ भी हो वो actually मुंबई में आने के बाद समझ आता है. I really wish I have written more script in my college time. मेरे पास time था. If I look at my college time, I feel I don't have time. But यहाँ पे बैठ के जब मैं बाद में देखता हूँ, I feel I could have made 3 more short films. I could have made an entire film over there because of resources and everything, right? So whatever idea you have right now,
डोंट वेट इट टू टिल यू कम टू मुंबई आने के बाद आप लिखोगे, ऐसा मत करो। आप जहां भी हो उसको लिख डालो पहले, आप बहुत सारा वर्क लेकर आओ, रादर देन यहाँ आने के बाद आप काम शुरू करोगे। सो दैट विल बिकम अ वेरी इजी एक्सेस फॉर द टैलेंट शोकेस यू हैव। अगर आप 4 स्क्रिप्ट लेके आए हो तो आप 4 राइटर से मिलोगे, 4 डायरेक्टर से मिलोगे, उनके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा आपका टैलेंट को अप्रिशिएट करना और टैलेंट का गेज करना, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले मुंबई आ जाते हैं एंड देन फिर फिगर आउट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना चॉइस है, राइट। बट आई फील कि अगर मैं आता आज, अगर मेरे पास चॉइस था कि मुंबई आने का या फिर मैं कहीं पढ़ रहा होता, तो मैं आज से ही डिसाइड करता कि या आई विल मेक दिस फिल्म्स, आई विल मेक दिस, आई विल फिनिश दिस राइटिंग बिफोर आई गो टू द मुंबई। मेरे पास इतना मटेरियल तो होगा ही होगा। तो आई थिंक दैट वन एडवाइस आई वुड गिव कि अगर आप वो कर पाओ तो, क्योंकि फिर यहाँ आने के बाद यू आर सो टाइम बाउंड एंड यू आर सो हसलिंग इन द थिंग्स, एक जगह से दूसरी जगह पे। आई एम नॉट इन सेंस आई एम स्ट्रगल, द पेस ऑफ लाइफ, द पेस ऑफ लाइफ Right. ओवर इज वेरी डिफरेंट देन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो वो एक चीज है। दूसरा, व्हाई शुड यू नॉट गिव अप ऑन ड्रीम्स, बिकॉज इट्स योर ड्रीम्स। व्हाई शुड यू, राइट। अगर आप नहीं करोगे कौन करेगा, कोई और तो नहीं करने वाला। सो मेक दो स्टोरीज ना, राइट दो स्टोरीज। शायद आपके अलावा कोई और लिखेगा भी नहीं, आपके अलावा किसी और के पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। दैट इज व्हाई यू शुड परस्यू एंड दैट्स वेयर यू शुड रिमेंबर दैट मोमेंट। अगर आप नॉवेलिस्ट हो, अगर आप फिल्म मेकर हो या फिर राइटर हो, सिनेमाटोग्राफर, कोई भी क्राफ्टमैन हो, just try to remember the end moment when you try to complete that thing, the joy you get in that last 5 minutes or the 1 hour after that, कि आपने अपना काम खत्म किया, आपने अपना आर्ट प्रैक्टिस कर लिया, शॉर्ट फिल्म बन गई, फीचर बन गई, या एक अच्छा इमेज भी मिल गया, या फिर एक अच्छा इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद का 1 घंटा है, दैट इज योर अल्टीमेट रिवॉर्ड। आई फील वो पैसों से बड़ा है, वो क्रेडिट से बड़ा है, वो जॉय आपको कहीं और नहीं मिलेगा। या दैट डोपामिन लेवल जो आपके दिमाग में अब जा रहा है उस काम के बाद, आई थिंक दैट इज मोर वर्थ इट देन एनीथिंग एल्स। Okay. Yeah, so I think we will remember this. Even I will remember this, that be prepared before you come and seek for an opportunity. So I think this concludes as the saying. मतलब हमेशा मैंने actually अपने MBA days से ये चीज सुनी है कि opportunity meets preparation or preparation meets opportunity. I think this is what we need to follow. तो जब भी आना होगा, आई थिंक आई विल ऑल्सो बी ट्राइंग कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड अपने पोर्टफोलियो और अपने कैलिबर को लेकर वहां आऊँ। सो आई थिंक सर आपके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। आई वॉज वेरी नर्वस इनिशियली, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम वेरी मतलब बहुत कंफर्टेबली और मैंने आराम से आपसे बात की एंड आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सिनेमा's पर्सपेक्टिव एंड जो हम चाह रहे थे। आई थिंक हम जो इस इंटरव्यू से चाह रहे थे, we were able to talk about it. It was not just about Asur, and I'm really happy that I did it. I got the opportunity to do it actually. क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने initial I'll reveal it to you that this is my second interview actually. So I'm really happy that I got to do it. And thank you. Well, you will do well. Don't worry. Sorry? You are doing well, you will do well, don't worry. I hope this will be your not second, hopefully someday, like soon, 200 interviews. Go on. Thank you so much, sir. This motivation was much required at this point of time, and I'm really happy that I did it. And मेरी तो मैंने आपको बताया है, मेरी family बहुत खुश होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ that I got to do this, and hopefully I'll get another chance to talk to you about some other project, the project that you are going to do on an independent basis actually. Sure. Maybe that day we'll be able to discuss it on another length. Yeah. Yeah. So thank you so much, and we can end this here. Okay. Bye. Nice talking to you. Bye. Bye. Thank you, sir.